हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये जो आज का वीडियो है ये एम्स का जो नोटिफिकेशन निकला है कॉमन रिक्रूटमेंट के लिए, ये उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान्य जानकारी दी गई है। पहला जो दिया है वो परीक्षा कार्यक्रम दिया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 17 दिसंबर 2023 तक सभी लागू पदों के लिए एम्स की पसंद और वरीयता का उपयोग करना होगा और अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। हालांकि उम्मीदवार 18 दिसंबर 2023 की रात 11:30 बजे तक अपनी पसंद और अपने लागू पद के लिए एम्स के वरीयता क्रम को संपादित कर सकते हैं। इसमें कहने का ये मतलब है कि आपको एम्स चूज़ करनी होगी कि मान लीजिए आपका नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आप कौन सी एम्स में जाना पसंद करोगे। उसी हिसाब से आपको एम्स को पसंद करना होगा और वरीयता का उपयोग करना होगा और ये कंपलसरी है, करना ही होगा आपको, तभी आपका एम्स का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होगा। इसमें फिर जो है एग्ज़ाम दी गई है कि कौन सी डेट को एग्ज़ाम होगी। 18 दिसंबर 2023 और 20 दिसंबर 2023 को निर्धारित है, जिसमें दिया हुआ है कि क्या टाइमिंग रहेगा। 18 दिसंबर जो है उसमें सुबह की पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और जो शाम की पाली होगी वो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। फिर जो नेक्स्ट जो डे एग्ज़ाम है यानी कि बुधवार को जो एग्ज़ाम है 20/12/2023 वो इवनिंग में रहेगी, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। ये टाइमिंग इन्होंने मेंशन कर दिया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक पदों के लिए आवेदन को देखते हुए एक अभ्यर्थी को एक से अधिक पालियों में उपस्थित होने की आवश्यकता हो सकती है। कहने का यह मतलब है कि मान लीजिए आपने एक से ज़्यादा पदों के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, तो आपको जो है टाइमिंग जो है आपकी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपकी एक जो एग्ज़ाम है वो सुबह में हो, दूसरी जो एग्ज़ाम है वो आपकी मतलब दोपहर में हो, तो उस हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकता है। इसलिए सभी को परीक्षा की सही तारीख और समय के लिए प्रवेश पत्र की जांच करनी होगी और बताए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार रिपोर्ट करना होगा। किसी भी परिस्थिति में केंद्र, समय, तिथि आदि में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। फिर जो इन्होंने अपनी वेबसाइट दे रखी है कि इस पर प्रकाशित विज्ञापन नोटिस में उल्लेखित पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन होगा। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड के लिए दिया गया है। एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए वैध पहचान प्रमाण के साथ अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आप किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र ले जाना नहीं भूल सकते, आपको ये ले जाना ही है। कृपया परीक्षा के दिन एक एडमिट कार्ड ले जाएं जिसमें आपकी अपलोड की गई तस्वीर और उपरोक्त घोषणा पर आपके हस्ताक्षर की स्पष्ट प्रिंट हो, अधिमानतः रंगीन हो सके तो आप जो एडमिट कार्ड है वो कलरफुली डाउनलोड कीजिएगा। वे उम्मीदवार जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है, प्रवेश पत्र में दर्शाई गई पंजीकरण आईडी, श्रेणी और जन्म तिथि उस पद से संबंधित है जहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया गया है। हालांकि सभी पदों के लिए संबंधित पंजीकरण संख्या, श्रेणी और जन्म तिथि आदि संबंधित पद की पंजीकरण पर्ची के अनुसार लागू होंगे। आपने जो भी आईडीज़ दी है एग्ज़ाम के लिए, आप वो आईडी साथ में लेके जाइएगा। यदि कोई अभ्यर्थी फीस से बचने के लिए झूठी पीडब्ल्यूडी स्थिति, गलत श्रेणी, योग्यता मानदंड जैसी गलत जानकारी देता है तो उसकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर जो है परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए पात्रता मानदंड, श्रेणी, अनुभव आदि की जांच किए बिना आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर प्रवेश पत्र अंतिम रूप से जारी किया जाता है। और अगर नोटिस के अनुसार किसी भी स्तर पर कोई विसंगति होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अगर कहीं पे भी ऐसा लगा है कि कुछ मिसमैच है आपके आईडीज़ में और आपने जो फॉर्म भरा है उसमें, तो जो आपकी एग्ज़ाम की उम्मीदवारी है उसे रद्द कर दिया जाएगा। इन्होंने दे रखा है कि एडमिट कार्ड, ये जो वेबसाइट है उस पर इन्होंने डाल रखा है, आप उससे डाउनलोड कीजिए। फिर दिया, यदि आपने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है तो एक सामान्य प्रवेश पत्र होगा जिसमें विभिन्न पदों के लिए अलग अलग तिथियों और समय पर निर्धारित परीक्षा का विवरण होगा। यदि उम्मीदवारों को आवेदन के लिए किए गए पदों और जारी किए गए एडमिट कार्ड की जांच करनी चाहिए और किसी भी विसंगति की सूचना तुरंत माई पेज के माध्यम से देनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा पदों के लिए अगर आप फीस भरे हैं, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों का एक कॉमन एडमिट कार्ड निकल सकता है जिससे
लेकिन वो आपको उसकी ना आपको कॉपी रखनी चाहिए, जिससे कि कुछ अगर मिसप्लेस हो तो आप चिंतित ना हो, आपके पास पहले से ही एक सेफ जोन रहे। और इसमें अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग डेट भी दी जाएगी। मान लीजिए आपकी एक एग्ज़ाम 18 को है और दूसरी जो है वो 20 को है, तो उसमें डेट मेंशन की रहेगी अच्छी तरीके से। तो आपको आपके एडमिट कार्ड की अच्छी तरह से जांच करनी है कि कौन सी एग्ज़ाम कब है। सर्वोत्तम प्रयास से सभी परीक्षाओं के लिए एक सामान्य उम्मीदवारों एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। हालांकि कुछ मामलों में वे अलग अलग परीक्षा केंद्र होंगे, लेकिन वे एक ही शहर के भीतर होंगे। जैसा कि मान लीजिए आपने एक से अधिक पदों के लिए अगर आप फॉर्म फिल किए हैं, तो आपकी जो दोनों एग्ज़ाम है, दोनों पदों की जो एग्ज़ाम है, उसके लिए एक ही सेंटर जो है वो निर्धारित किया है। कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सेंटर आ गए, लेकिन जो वो सेंटर आएंगे वो एक ही शहर में होगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि अलग अलग शहर में दे दिया या अलग अलग स्टेट में दे दिया। ऐसे मामलों में जहां परीक्षा एक शहर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में निर्धारित है, वहां प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र होंगे। कृपया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा केंद्र पर उचित प्रवेश पत्र लाएं। यानी कि अगर एक ही शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में निर्धारित है आपकी परीक्षा, तो अलग अलग प्रवेश पत्र ले जाने हैं। बस इसी तरह से इसमें कॉमन जानकारी दी गई है। प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से आपको ये काम करना है। पात्र उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले पोर्टल में आवेदन किए गए पद के लिए एम्स की पसंद और वरीयता क्रम का उपयोग करना होगा। यानी कि आपको पहले एम्स चूज़ करनी होगी कि अगर आपका नंबर लग जाता है तो आप कौन सी एम्स में जाना पसंद करेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होने से पहले उम्मीदवार को सभी पदों के लिए पसंद वरीयता क्रम का उपयोग करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जिसने अंतिम तिथि से पहले विकल्प का प्रयोग नहीं किया है या विकल्पों और प्राथमिकताओं को हटा दिया है, उसकी उम्मीदवारी वापस ली गई समझकर रद्द कर दी जाएगी। यानी कि आपको ये करना ही है कि एम्स को पसंद करना ही है कि कौन सी एम्स में आप जाना पसंद करेंगे। इस संबंध में किसी भी अन्य प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप पसंद नहीं करते हैं किसी भी एम्सों को, तो आपका जो एप्लीकेशन है उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसी तरह की नीचे जानकारी दी गई है। कृपया ध्यान दें कि विकल्प चुनने की अंतिम तिथि के बाद विकल्पों को संपादित या पुनः व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। आवंटन उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विकल्पों और सीबीटी परीक्षा में प्राप्त योग्यता के अनुसार किया जाएगा। यानी विकल्प चुनने के बाद में अंतिम तिथि के बाद में आप उसे पुनः व्यवस्थित यानी कि चेंज नहीं कर पाएंगे। सभी उम्मीदवार जिन्हें सीटें आवंटित की गई है उन्हें श्रेणी प्रमाण पत्र, एनओसी इत्यादि सहित सभी मूल दस्तावेजों के साथ परिणाम की घोषणा के 5 दिनों के भीतर आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्टिंग और या शामिल होने के लिए रिपोर्ट करना आवश्यक है। और अपने संबंधित आवंटित संस्थान में संबंधित सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर रिपोर्टिंग की तारीख और समय का विस्तार कर सकते हैं। इस संबंध में एम्स नई दिल्ली में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए रिजल्ट आ गया, आपका नंबर लग गया, तो 5 दिनों के अंदर ही आपको रिपोर्टिंग करनी है। और इसी तरह की घोषणाएं जो है वो नीचे दी गई है। पद एवं परीक्षा दिया गया है। फिर जो है वो पोस्ट दी गई है कि 18 तारीख को कौन कौन सी एग्ज़ाम होगी मॉर्निंग शिफ्ट में फॉर फॉलोइंग पोस्ट ग्रुप्स। फिर जो है वो इवनिंग शिफ्ट दी गई है। सभी पोस्ट के लिए टाइमिंग अच्छे से दिया गया है इसमें। फिर जो है वो डोमेन विशिष्ट पेपर है, इसके बारे में दिया गया है। 45 मिनट के लिए 40 एमसीक्यू वाला डोमेन विशिष्ट पेपर होगा। इसके साथ में जो है वो पोस्ट ग्रुप नेम और उसके सामने लैंग्वेज दी गई है कि कौन सी एग्ज़ाम के लिए कौन सी लैंग्वेज रहेगी।
आप देख सकते हैं इसमें परिणाम की तैयारी, यानी कि किस तरह से आपके कट ऑफ तो इसमें वैसे अभी तो नहीं दिया है। इसमें इस तरह से रहेगा कि जनरल पेपर कॉमन जो पेपर है उसमें 40 मार्क्स, फिर डोमेन जो स्पेसिफिक पेपर है उसमें 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के 80 मार्क्स, उसमें से आपका कट ऑफ निर्धारित होगा 80 में से। फिर जो है वो और कॉमन जो जानकारी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो वेबसाइट है जो एम से वो क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि आपसे बाद में कोई गलती ना हो कि अगर ये मैंने पढ़ लिया होता तो मुझे इसके बारे में जानकारी होती। और साफ शब्दों में इसमें लिखा गया है, परिणाम घोषित होने के बाद सभी सफल उम्मीदवार जिन्हें सीट आवंटित की गई है उन्हें परिणाम घोषित होने के 5 दिनों के भीतर दस्तावेज सत्यापन और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग करना होगा। यानी कि आपको कंपलसरी है, अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप 5 दिन के अंदर ही जो भी आपका रिपोर्टिंग वेन्यू दिया गया रहेगा उसमें आपको जाना है। और फिर एज यूजुअल जो लास्ट में लिखा है, विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। मान लीजिए हिंदी में और इंग्लिश में अगर थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो जाती है तो इंग्लिश जो वर्ज़न है वो ही इसका अंतिम होगा। तो बस ये वीडियो जो था ये कॉमन जो जानकारी आई थी उसी के ऊपर था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।